हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग मराठों का उत्कर्ष इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो सीरीज वाली प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए ताकि इसका एक भी वीडियो आपका छूटे नहीं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपका चैप्टर साथ साथ कंप्लीट होता चले। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। तो शिवाजी ने एक साम्राज्य की स्थापना की जिसका नाम इन्होंने मराठा रखा। ठीक है, मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक हैं ये नाम याद रखिएगा, शिवाजी। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में। लेकिन कई स्रोतों में इनका जो जन्म है वह बताया जाता है 19 फरवरी 1630। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि कई जगहों पर इनका जो जन्म डेट है वह अलग बताया जाता है, जैसे कि 9 फरवरी 1930 और कई जगहों पर 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वह शिवनेर दुर्ग यानी कि जुन्नार के समीप में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप। तो शिवाजी के बारे में हम लोगों ने जाना कि शिवाजी जो थे वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ। कई जगहों पर 19 फरवरी 1630 को बताया जाता है इनका जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी के बारे में आइए जानते हैं। शिवाजी के पिताजी का जो नाम था वह शाहजी भोसले था। ठीक है, शाहजी भोसले था एवं माताजी का नाम जीजाबाई था। याद रखिएगा कि माताजी का नाम जीजाबाई था और पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी के माताजी का नाम जीजाबाई था और पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। चलिए आगे देखते हैं कि शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। तो शाहजी के दूसरी पत्नी का जो नाम था वह तुकाबाई मोहिते था और पहली पत्नी का नाम जीजाबाई था जिनसे शिवाजी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। शिवाजी के जो गुरु थे, शिक्षक थे, आप कह सकते हैं आचार्य गुरु, जो भी कहना है, वो थे कोंडदेव। ठीक है, कोंडदेव इनके गुरु हुए शिवाजी के। चलिए आगे देखते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। तो इनका जो आध्यात्मिक क्षेत्र था, आध्यात्म के क्षेत्र में जब ये आध्यात्म की बात करते थे तब इन पर गुरु रामदास का काफी ज्यादा प्रभाव था। यानी कि गुरु जो रामदास थे उनके प्रभाव था आध्यात्मिक क्षेत्र में। शिवाजी के जो आध्यात्मिक क्षेत्र थे, जो आध्यात्मिक आचरण थे, उन पर गुरु रामदास का काफी ज्यादा प्रभाव था। आगे देखते हैं। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 में हो गई। तो साईबाई निम्बालकर जो थी उनसे इनकी शादी 1640 ईस्वी में हो जाता है। तो 1640 में हमारे शिवाजी का शादी होता है और वो शादी होता है साईबाई निम्बालकर से। ठीक है, आगे देखते हैं। शाहजी ने शिवाजी को पुन्ना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। तो उनके पिताजी शाहजी, उन्होंने शिवाजी को पुन्ना की अपनी जो जागीरी थी उसको शिवाजी के हवाले किए, शिवाजी को संभालने के लिए दे दिए और खुद वे स्वयं कहाँ चले गए? बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। ठीक है, तो ये स्वयं बीजापुर में जाकर नौकरी करने लगे उनके पिताजी शाहजी, और जो पुन्ना का जागीर था वह शिवाजी को दे दिया गया कि अब आप इसे संभालिए। ठीक है, और उसके बाद उनके पिताजी नौकरी पर चले गए। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी वाले किले पर अधिकार कर लिया। तो जब शिवाजी अपने सैन्य अभियान की शुरुआत करते हैं तो इन्होंने इसी के अंतर्गत 1644 ईस्वी में सबसे पहले शिवाजी ने सर्वप्रथम जो तोरण नामक पहाड़ी पर किला है बीजापुर का जो तोरण नामक पहाड़ी किला है, मतलब नामक जो पहाड़ी किले हैं, उन पर इन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया शिवाजी ने 1644 ईस्वी में। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने प्रथम अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी वाले किले पर यहाँ पर इन्होंने अधिकार कर लिया।
1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। अब इन्होंने 1656 में रायगढ़ को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। याद रखिएगा कि रायगढ़ को राजधानी शिवाजी ने 1656 ईस्वी में बनाया था। शिवाजी को राजा की जो उपाधि थी वह औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। औरंगजेब कौन है इसके बारे में आपको जानकारी है, पिछली वीडियो अगर आप देखे हैं तो अगर आपको जानकारी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में औरंगजेब के बारे में 2-4 फैक्ट्स आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए जानते हैं कि शिवाजी को राजा की उपाधि कौन दिया था। ये बात याद रखिएगा कि औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1559 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां की हत्या कर दी। तो यहाँ पर एक बीजापुर के सुल्तान हुआ, ठीक है, अपने योग्य सेनापति को भेजा जिसका नाम था अफजल खां। अफजल खां को इसलिए भेजा कि वह जाकर शिवाजी को पराजित करे, लेकिन शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। ठीक है, तो अफजल खां सितंबर में आया था और नवंबर में मारा गया। ठीक है, मार दिया गया शिवाजी के द्वारा 1659 ईस्वी में। यह सितंबर 1659 में आया था और 10 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां की हत्या शिवाजी ने कर दिया। अफजल खां को कौन भेजा था, तो बीजापुर के सुल्तान ने। और अफजल खां कौन था, तो बीजापुर का एक योग्य सेनापति था। चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी ने सूरत को 1664 एवं 1670 में लूटा। तो शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, एक तो 1664 में और दूसरा 1670 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए मराठे जो थे वह लूटपाट किया करते थे, तो इसी में शिवाजी ने भी शिवाजी ने 1664 में और 1670 ईस्वी में 2 बार यहाँ पर इन्होंने सूरत को लूटा। आगे है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न होता है। तो याद रखिएगा कि पुरंदर की जो संधि है 1665 में होती है। किसके किसके बीच, महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच ये संपन्न होती है पुरंदर की संधि। कब, 1665 ईस्वी में। आगे देखते हैं। 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया। तो पन्हाला दुर्ग को शिवाजी ने बीजापुर से छीन लिया। कब छीना, 1672 में। तो 1672 में पन्हाला दुर्ग को शिवाजी ने बीजापुर से छीन लिया। आगे देखते हैं। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में बनारसी यानी कि काशी की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, बनारसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगभट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। तो 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में, ठीक है, रायगढ़ इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो रायगढ़ में बनारसी यानी कि जो कि काशी है, वहां के प्रसिद्ध विद्वान जिनका नाम है श्री गंगभट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। तो याद रखिएगा कि 5 जून 1774 ईस्वी को श्री गंगभट्ट ने रायगढ़ में शिवाजी की क्या की, राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, अब देखिए गंगभट्ट के बारे में जान लीजिए। तो जो गंगभट्ट थे वह मूल रूप से महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण थे जो लंबे समय तक बनारस में आकर रहा करते थे। तो गंगभट्ट जो थे वह महाराष्ट्र के सम्मानित ब्राह्मण थे, लेकिन वो यहाँ पर अपना काशी बनारसी में आकर रहा करते थे। तो श्री गंगभट्ट ने 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी की जो राज्याभिषेक है रायगढ़ में किया था, जो कि बनारसी में रहा करते थे श्री गंगभट्ट, ठीक है, जो कि मूल रूप से महाराष्ट्र के थे। चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से 16 अगस्त 1666 में भाग निकले। तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था। आपको अभी थोड़ी सी पहले मैंने बताया कि शिवाजी को इन्होंने औरंगजेब ने राजा की उपाधि दी थी, और यहाँ पर अब आप पढ़ रहे हैं कि शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद करता है और मई में इन्हें कैद किया जाता है और ये अगस्त में भाग निकलते हैं। 16 अगस्त 1666 को ये भाग निकलते हैं शिवाजी औरंगजेब के कैद से। औरंगजेब इनको मई 1666 में जयपुर भवन में कैद करता है। आगे देखते हैं कि मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु 53 साल की अवस्था में होती है। कब होती है? 3 अप्रैल 1680 में। 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है
3 अप्रैल 1680 इनकी मृत्यु हो जाती है शिवाजी की 53 वर्ष की अवस्था में। आगे देखते हैं, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। देखिए, अष्टप्रधान का मतलब कि 8 ऐसे प्रधानमंत्री होता था, मंत्रियों का ऐसे 8 प्रधानमंत्री होते थे, मतलब प्रधानमंत्री नहीं, ऐसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। 8 महत्वपूर्ण मंत्रियों के जो समूह होता था मंत्रिमंडल, वो शिवाजी के मंत्रिमंडल में थे, तो इसीलिए इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। यानी कि ये इनकी संख्या कितनी थी? 8 थी, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ज्ञानी थे और प्रमुख थे अपने अपने क्षेत्रों में। तो इनके जो मंत्रिमंडल है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, और जो पेशवा का पद होता था वह सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। इन 8 में सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का हुआ करता था। आगे देखते हैं, शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। तो दरबार में जो मराठी को भाषा के रूप में, यानी कि राज्य भाषा के रूप में मराठी का यहाँ पर उपयोग किया। शिवाजी ने अपने राजकीय जो कार्य थे उसमें मराठी भाषा का इन्होंने, शिवाजी ने प्रयोग किया। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। तो जो शिवाजी की सेनाएं थी वो 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। तो पहला था पागा सेना, दूसरा था सिलहदार सेना और तीसरा था पैदल सेना। देखिए एक एक करके समझते हैं। पागा सेना जो था वह नियमित घुड़सवार था, यानी कि ये घोड़े पर ही सवार होकर युद्ध करते थे और घोड़े पर ही यहाँ से वहां जाते थे। ये मतलब घुड़सवार वाले सैनिक थे। दूसरा था सिलहदार। सिलहदार जो थे वह अस्थाई घुड़सवार सेना सैनिक थे, यानी कि जैसे ही मौका मिलता ये घोड़े पर हो जाते, मौका मिलता तो पैदल हो जाते, यानी कि जब जैसा तब तैसा वाले ये सैनिक थे। और तीसरा पैदल सेना, जो कि हमेशा पैदल रहा करते थे। ठीक है, तो इनके सेनाओं को 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त किया गया था, पागा सेना, सिलहदार सेना और पैदल सेना। देखिए यहाँ पर एक और है कि शिवाजी को तोपें, जो तोप होते थे वह अंग्रेजों ने प्रदान किया था, अंग्रेजों ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख संतों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो कि यहाँ पर 5 प्रमुख संतों का चर्चा किया गया है। एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं, जैसे कि ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं पहले। तो ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर ये 1275 से 1296 तक रहे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के ये जनक थे, तो इनको भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक हुए। भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहंत टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो इनके बारे में चलिए समझते हैं एक बार। ये 1275 से 1296 तक रहे, जिनका नाम था ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर के नाम से इनको जाना जाता था। ये महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक थे। मराठी भाषा और साहित्य के ये संस्थापक हुए। भगवत गीता का पर इन्होंने एक टीका लिखा, बृहत टीका, बहुत बड़ा टीका लिखा, जिनका नाम इन्होंने नाम दिया भावार्थ दीपिका। भावार्थ दीपिका जिसको सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जाना जाता था। तो यानी कि ज्ञानदेव ने भगवत गीता पर एक बहुत बड़ा टीका लिखा था, बृहत टीका लिखा था, और इन्होंने उस टीका का नाम भावार्थ दीपिका दिया, और भावार्थ दीपिका को ही ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं नामदेव के बारे में। नामदेव जो थे वो 1270 से 1350 ईस्वी के बीच ये रहे। ठीक है, इनके आराध्य देव जो थे वह पढ़रपुर के विठोबा या विठल थे। ठीक है, पढ़रपुर के विठोबा या विठल थे, जो कि विष्णु के रूप थे। ठीक है, जो विठल या विठोबा थे ये विष्णु के रूप थे, ये भी याद रखिएगा। तो ये नामदेव के क्या थे? आराध्य थे, यानी कि पूजनीय थे। इनको ये अपना आराध्य देव मानते थे, विठल देव को। ठीक है, विठोबा या विठल की आराधना वे बरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विठोबा या विठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता
जाता है। तो विट्ठल या विठोबा की जो उपासना होती है उसको बरखरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने ही किया था। तो इसकी स्थापना नामदेव ने की और इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो इनके कुछ पद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। नामदेव के कुछ पद थे जो है वह गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो विट्ठल या विठोबा है वो विष्णु के रूप हैं, जिनके जो कि आराध्य थे नामदेव के, और नामदेव ने विठोबा या विट्ठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से यहाँ पर जाना जाता है और जिसकी स्थापना भी नामदेव ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। एकनाथ जो थे वह 1533 से 1599 तक हुए। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा। तो इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा और यहाँ पर हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में देखा कि ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव ने यहाँ पर लिखा था भावार्थ दीपिका नामक टीका, जो कि भगवत गीता पर था, और एकनाथ ने यहाँ पर टीका लिखा भावार्थ रामायण, जो कि रामायण पर एक टीका हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा यहाँ पर तुकाराम के बारे में जानते हैं। तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी के बीच हुए। इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ठीक है, तो इनके जो भक्ति परक कविताएं हैं उनको अभंग कहा जाता है और ये अभंग जो है वह भक्ति परक काव्य की ज्योति पुंज है। तो अभंग जो है वह भक्ति परक काव्य की क्या है, ज्योति पुंज है। चलिए आगे जानते हैं। यहाँ रामदास के बारे में हमें देखना है। रामदास की जो थे वह 1608 से 1681 के बीच हुए। ये महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे। ठीक है, ये अंतिम महान संत कवि हुए रामदास, और दास बोध इनकी रचनाएं और उपदेशों का संकलन है। तो जो दास बोध है वह रामदास की क्या है, रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मराठा राज्य के अंतर्गत दो प्रकार के क्षेत्र होते थे। तो यानी कि मराठा राज्य जो था उसके दो प्रकार के यहाँ पर क्षेत्र आते थे। एक तो स्वराज्य और दूसरा मधुतई। पहले स्वराज्य को समझते हैं। स्वराज्य वो क्षेत्र था जो प्रत्यक्षतः मराठों के नियंत्रण में थे। उन्हें स्वराज्य क्षेत्र कहा जाता था। यानी कि ऐसा क्षेत्र जिन पर मराठों का नियंत्रण, प्रत्यक्ष रूप से मराठों का नियंत्रण था, पूरी तरह से मराठे उस पर नियंत्रण करते थे, शासन करते थे, वह स्वराज्य का क्षेत्र कहलाता था। दूसरा था मधुतई, जिसको मुल्क एक कदीम क्षेत्र भी कहा जाता था। यह क्षेत्र जिसमें से वे चौथ एवं सरदेशमुखी वसूला करते थे। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना होगा कि जो मराठे थे वह अन्य राजाओं के क्षेत्र से, ठीक है, अन्य राजाओं या शासकों के क्षेत्र से चौथ और सरदेशमुखी वसूला करते थे। चलिए अब यहाँ पर नोट में हम समझेंगे कि चौथ क्या है और सरदेशमुखी क्या है। चौथ एवं सरदेशमुखी राजस्व से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे, स्वराज्य से नहीं लिए जाते थे। याद रखिएगा कि चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज्य से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। यानी कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो मराठा राज्य है वह दो भागों में बटा हुआ था, एक स्वराज और दूसरा मधुतई। तो यहाँ पर जो स्वराज्य का क्षेत्र होता था वहां से सरदेशमुखी या चौथ को नहीं वसूला जाता था, बल्कि जो सरदेशमुखी और चौथ है वह मुगल शासक क्षेत्र से और दक्कनी राजाओं के शासन क्षेत्र से वसूला जाता था। देखिए चौथ के बारे में समझते हैं। चौथ जो है वह भूराजस्व का 1/4 था। यानी कि आपका भूराजस्व का 1/4 भाग यहाँ पर जाता था मराठों के पास। ठीक है, मराठे उसे वसूल लिया करते थे चौथ के रूप में। ठीक है, 1/4 था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। यानी कि मराठे जहां पर आक्रमण नहीं करते थे उनके लिए वहां पर एक मुआवजे के तौर पर दिया जाता था, ताकि कि मराठे वहां पर आक्रमण ना करें, क्योंकि मराठों का जो काम था वह लूटपाट करना ज्यादा था। तो ये आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे, वहां से लूटपाट करते थे और
आ जाते थे। तो उस चीज को रोकने के लिए जो शासक हुआ करते थे उस क्षेत्र को, उन्होंने अपने मुआवजे के तौर पर चौथ और सरदेशमुखी दिया करते थे। तो चौथ जो हुआ करता था वह राजस्व का 1/4 भाग, भू राजस्व का 1/4 भाग होता था, 1/4 भाग होता था। और ये मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था कि आप इस पर आक्रमण नहीं करेंगे, और ये इसके एवज में आप मतलब कुछ पैसा ले लीजिए, जो भू राजस्व है उसमें कुछ हिस्सा ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए सरदेशमुखी को जानते हैं। सरदेशमुखी जो था वह 10% का अतिरिक्त अधिभार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। देखिए सरदेशमुखी जो था वह चौथ के बाद ये 10% लिया जाता था। ठीक है, चौथ के अतिरिक्त यहाँ पर 10% का अतिरिक्त अधिभार लिया जाता था, और ये उन क्षेत्रों से लिया जाता था जो क्षेत्र वास्तव में तो मुगलों के अधीन था, पर यहाँ पर मराठे उस पर दावा करते थे कि ये हमारा क्षेत्र है, तो यहाँ से ये सरदेशमुखी वसूला करते थे। तो ये चौथ और सरदेशमुखी वसूला करते थे, इनका ज्यादा ध्यान इसी पर था, चौथ और सरदेशमुखी वसूलने पर मराठों का। ठीक है, आगे देखते हैं सरजमी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से था। ठीक है, तो सरजमी प्रथा का जो संबंध है मराठा भू राजस्व व्यवस्था का था। देखिए इनका जो सरदेशमुखी और चौथ इस तरह से है कि आप ठीक है शासन करो, आपका क्षेत्र है, लेकिन हमें आप दो अपने भू राजस्व में, अपने राजस्व में हमें हिस्सा दो, नहीं तो हम आप पर आक्रमण कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर मराठों का कुछ था। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर अष्टप्रधान की बात हुई थी, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि 8 लोग होते थे, जिसमें जो पेशवा का पद होता था सबसे महत्वपूर्ण होता था। इसी अष्टप्रधान को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। पेशवा जो था वह प्रधानमंत्री हुआ करता था। राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख इसके हाथों में होता था, पेशवा के हाथों में। ये प्रशासन को देखता था और अर्थव्यवस्था का देखरेख करता था। दूसरा है सरी ए नौबात, ये सेनापति हुआ करता था और ये सैन्य का प्रधान हुआ करता था, सेना का प्रधान होता था। अमर्त्य, अमर्त्य जो था वह राजस्व मंत्री हुआ करता था। यह आय व्यय का लेखा जोखा, यानी कि कितना इनकम हुआ, कितना घाटा हुआ, युद्ध में कितना हम जीते, कितना हारे, ये सारी चीजें, मतलब कितना लूटा गया, कितना गंवाया गया, ये सारी। और अगला है वाक्यान्विश। ठीक है, वाक्यान्विश जो था वह सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभाग का अध्यक्ष था। यानी कि कहीं किसी अन्य राज्य से सूचना मिला, कोई गुप्त समाचार आया, गुप्तचर आया, ठीक है, संधि, किसी से के साथ संधि करना है, किसी के साथ संधि तोड़ना है, इन सारी चीजों का जो लेखा जोखा या फिर इन चीजों में जो महारत हासिल करता था वह मतलब इन चीजों को संभालने वाला जो मंत्री पद था वह वाक्यान्विश के नाम से जाना जाता था। आगे है चिटनीस। चिटनीस जो था वह राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना इसका काम था, कि अगर मान लीजिए जैसे राजा एक दूसरे राजा को पत्र लिखता है तो उसमें क्या भाषा है, कैसी भाषा है, चाहे दूसरे राजा से पत्र आया तो उसकी भाषा कैसी है, क्या वो धमका रहा है, मतलब इस तरह की, जैसे धमकी देने वाली बड़ी पत्र है, इस तरह से। तो ये सारी चीजें चिटनीस के हाथ में रहता था। आगे है सुमंत, यह विदेश मंत्री हुआ करता था। तो सुमंत जो है विदेशी चीजों को संभालता था, विदेश मंत्री होता था। पंडित राव, पंडित राव जो थे वह धार्मिक कार्य को और तिथि, धार्मिक कार्य के लिए तिथि का निर्धारण करते थे। कोई धार्मिक कार्य होना है तो उसके लिए जो तिथि निकालना है, दिन निकालना है, दिन, जैसे शादी ब्याह के लिए दिन निकाला जाता है पंडित जी ने, तो वैसे ही पंडित राव जो थे वह धार्मिक कार्यों के लिए तिथि निर्धारण करते थे कि इस तिथि को आप ये काम, ये धार्मिक काम आप कर सकते हो। ठीक है, आगे है न्यायाधीश। न्यायाधीश जो था वह न्याय विभाग का प्रधान था, यानी कि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसको, जैसे चोरी हो गया, ये हो गया, तो उसमें जो न्याय करने का काम था वह न्यायाधीश का होता था, और न्यायाधीश जो होता था वह न्याय विभाग का प्रधान होता था। तो ये 8 थे जो कि अष्टप्रधान के नाम से जाने जाते थे, जो कि शिवाजी के मंत्रिमंडल था। चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी उसे मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। ये मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को प्रारंभ किया। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण
करवाया। तो देखिए इनका जो शिवाजी का कर व्यवस्था था वह मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित था। और शिवाजी ने एक और काम किया कि इन्होंने रस्सी के द्वारा जो माप वाली व्यवस्था थी जमीन की उसको हटाकर ये काठी या मानक छड़ी का उपयोग किया। ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तो के द्वारा यहाँ पर क्या किया कि भूमि का सर्वेक्षण करवाया, भूमि का नाप करवाया और उसके मतलब किस तरह का उपज होता है ये वो कि कौन सा भूमि अच्छा है कौन सा खराब, यही होता है भूमि संरक्षण सर्वेक्षण। तो उन्होंने भूमि सर्वेक्षण करवाया 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तो के द्वारा। आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़ाकर 40% कर दिया गया। तो शुरू में 33% वसूलते थे, बाद में 40% कर दिए। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर हम देखते हैं। आगे है कि शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा था, एक तो 1664 में और दूसरा 1670 में, जो कि पीछे भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था कि शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र जो कि सूरत है, सूरत को 2 बार लूटा, 1664 और 1670 में। अब आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, ये वीडियो आपके लिए सहयोगी है, आपके परीक्षा के दृष्टि से लाभकारी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में। ये हमारे लुसेंट सामान्यज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए, 2 बार देखिए, जितना हो सके उतना देखकर आप रिवीजन कीजिए। जितना आपको याद रहेगा उतना ही आपके परीक्षा के लिए ये फायदेमंद होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में।